बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देखें प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। शहर लाहौर में आजकल सबसे बड़ा मसला देखा जा रहा है, शहर में ट्रैफिक का बुरा हाल है और हम लोगों की बहुत सारी शिकायत भी सुन रहे हैं क्योंकि शहर में जगह जगह पर एहतजाज हो रहा है। ख़ास तौर पर शहर के जो मेन शाहराएँ हैं वहाँ पर एहतजाज होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो गया है। सेकेंडली, एक बड़ा मसला शहर का जो कि अब खौफ की अलामत बनता जा रहा है, कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। और ना सिर्फ बिगड़ती हुई सूरत हाल बल्कि आपको जो एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी वैक्सीन की सूरत में, जिसको हम बारहा लोगों को ये सजेस्ट भी कर रहे थे कि आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, लेकिन अब लोग कहाँ से वैक्सीन लगवाएं? वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है, अस्पतालों में नज़र ही नहीं आ रही है। इवन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आपके अपने ही डॉक्टर्स, वो भी वैक्सीन लगवाने से फ़िलहाल महरूम नज़र आ रहे हैं। तो आज के शो में हम तमाम तर ये सूरत हाल डिस्कस करेंगे, शहर की अहम खबरें भी होंगी, अपने मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से और जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा। जी, तो मौसम की सूरत हाल बताने के लिए मैं इंटरेक्टिव की तरफ जाऊंगी और कुछ डिटेल में बताऊंगी कि आज दिन भर टेम्परेचर जो है शहर का कैसा रहेगा। आगाज़ कर लेते हैं। इस वक्त 10 बजे शहर का मौसम जो है बाहर कैसा है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 12 बजे का मौसम आपके सामने है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और वेदर है ऑलमोस्ट सनी। इसके बाद देख लेते हैं जी 3 बजे का मौसम शहर का कैसा रहेगा। तो 3 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और वेदर होगा जी सनी। इसके बाद देख लेते हैं 6 बजे का मौसम, क्योंकि शाम में कंपैरेटिवली मौसम बेहतर हो जाता है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। रात 9 बजे का टेम्परेचर आपके सामने है। रात 9 बजे वेदर होगा क्लियर और टेम्परेचर होगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 23 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये था आज डिटेल मौसम कैसा रहेगा। टेम्परेचर आपको दिन भर का बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और शहर की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली खबर है, अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन खत्म। म्यू सर्विसेज, जर्नल जना अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक मुकम्मल खत्म हो गया। सोलह लाख घरों में फाके, होटल मालिकान और मुलाजिमीन सड़कों पर आ गए। पनागाहों की दीवारों में दरारें, छतें टपकने लगी, पीने का पानी भी गैर मयारी निकला। और भारी रेवेन्यू कलेक्शन का ख्वाब अधूरा रह गया। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज, जिन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इमरान भाई, अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करना ही चाहिए, लेकिन मुझे जो इस टाइम सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ लग रही है, जो मौजूदा कोरोना की सूरत हाल है, उससे जो है मुझे बार बार वो पिछले साल का मार्च का महीना एकदम से याद आता है, अप्रैल का महीना याद आता है कि जब हमने बहुत ज़्यादा बेहतियाती की और हमारे सामने नताइज क्या थे, और अब फिर हम वही चीज़ें दोहरा रहे हैं। ना, आज जुमे का दिन है और आपके प्रोग्राम में बैठ के मैं मज़े से चाय जो है वो पी रहा था, लेकिन अब मज़ा जब मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा है तो जो शहर की सूरत हाल है वो सुन के वाकई यकीन जाने कि सारा मूड जो है वो अजीब सा हो गया है। और जो चीज़ आप डिस्कस कर रही हैं कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, तो इसको अगर मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूं तो पहली बात ये है कि अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई है। इसका मकसद ये है कि जितनी वैक्सीनेशन थी वो सारी लग गई है। मतलब जो एक लोगों में तासुर पाया जा रहा था कि ये वैक्सीनेशन जो है वो नहीं लगवानी चाहिए, इससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं, ये हेल्थ के मसाइल पैदा होते हैं या दीगर कई मसाइल जो हैं वो होते हैं। रुझान भी देखा है कि लोग वाकई जो है इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी कि जितनी वैक्सीनेशन आई, जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं जो उन्होंने हमें जो है वो अतिया की, वो वैक्सीनेशन जो है वो लोगों ने लगवा दी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और हुकूमत जो है वो ख़ुद भी परचेज़ कर रही है वैक्सीनेशन, और चाइना जो है वो मज़ीद वैक्सीनेशन जो है वो अतिया करने जा रहा है। एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ ये चीज़ कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने शहरियों को वैक्सीनेशन लगा दी
और दूसरी जानिब ये कि वैक्सीनेशन को होल्ड कर लेना कुछ अहम शख्सियात के लिए या अहम मौक़ों के लिए या किसी अहम चीज़ के लिए, वो चीज़ जो है वो वाकई मैं उसको कंडेम करता हूँ। ये तो एक और ये चीज़ जो है ना हर नहीं दौर होनी चाहिए। में आपने ये एटीट्यूड जो है वो बना के रखा है कि आपने कुछ लोगों को नवाजना है, कुछ आपकी ऊपर वाली सिफारिशात ऐसी होती हैं, कुछ आपके वो लोग होते हैं जिन पर आपके अलहदा ही करामात होते हैं, तो उनके लिए तो ये सब कुछ हर दौर में होता है। हालांकि ना ये वैक्सीनेशन जो है, चूँकि हम भी ट्रायल में इसका हिस्सा रहे हैं और इस वैक्सीनेशन के हवाले से हमने भी काफ़ी स्टडी की, बहैसियत रिपोर्टर हमने सोशल मीडिया के तहत और मुख्तलिफ लिटरेचर जो है वो इस वैक्सीनेशन के हवाले से पढ़े। तो जो एक चीज़ मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि इस वैक्सीनेशन को सेव करना जो है, महफूज करना, वो एक मुश्किल मरहला है और हमारे पास जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इस वैक्सीनेशन को सेव कर सकें। सो अगर गवर्नमेंट की जानिब से या किसी और इदारों की जानिब से वैक्सीनेशन को सेव किया जा रहा है तो खुदारा ऐसी चीज़ ना करें और ये वैक्सीनेशन जो है वो जल्द से जल्द, स्पेशली जिनकी बात करें कि हम वो डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ जो है उनको जो है वो लगाई जानी चाहिए। कि जब वैक्सीनेशन यहाँ पर आना शुरू हुई और हमने वैक्सीनेशन की बात सुनना शुरू की तो तब ये कहा जा रहा था कि जी सबसे पहले जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आपके जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं जो कि अपनी जान हथेली पर रख के अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देने हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हालात एक बार फिर से उल्टे नजर आए और खबर के मुताबिक जी जो जाहिद चौधरी साहब ने खबर दी है उसके मुताबिक 70% डॉक्टर और तिबी अमला अभी तक वैक्सीनेशन से महरूम है। मेरे ख्याल से ये लम्हा फिक्रिया है, मतलब इस पे आप इतना वो हो जाएं कि आप किसी दूसरे के बारे में सोचें ना, आखिर इनकी भी फैमिलीज हैं, ये लोग भी अपनी जान हथेली पर रख कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कम से कम इन सब लोगों को तो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। देखिए हमारे इदारों का और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका एक वतीरा भी रहा है। वो क्या वतीरा रहा है, ये एक चीज़ हम जो है वो इसमें मिस कर रहे हैं। अब देखें, जब लोगों को ये पता चलेगा कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या सरकार के पास वैक्सीनेशन जो है वो ख़त्म हो गई है, एक डोज हम लगवा चुके हैं और दूसरी डोज जो है वो 20 से 25 दिनों के दरमियान लगवाना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब लोग करेंगे क्या कि उन्हें जब पता है कि जी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के पास ख़त्म हो गई है, वो बेचारे क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन मौजूद है, जहाँ पर हो रही है। और वो कहाँ पर मौजूद है? ऑब्वियसली जो प्राइवेट सेक्टर है। अब मैं बात करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर के पास ये वैक्सीनेशन जो है वो मौजूद है। वहां पे मैं वो बता रहा हूँ कि 500 वाली वैक्सीनेशन जो है वहां आपकी 20 से 25 हज़ार में वैक्सीनेशन जो है वो हो रही है। मतलब एक तरफ तो आप देखिए तासुर यही जा रहा है कि एक तरफ सरकार के पास वैक्सीनेशन खत्म हो गया, तो दूसरा आप लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर से, खुद तो नहीं कह रहे लेकिन सूरत हाल ऐसी पेश की जा रही है कि आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं और वहां से ये वैक्सीनेशन जो है वो करवा लें। तो गरीब आदमी जो बेचारा, जिसने सरकार से वैक्सीनेशन लगवाई, पहले सरकार ने एतमाद में लिया, उसके बाद उसको वैक्सीन जो है वो लगा दी गई और उसे मतलब आदी कर दिया गया कि भाई अब तुमने दूसरी डोज लगवानी है, और वो बेचारा मजबूर हो गया कि उसने लगवानी है, फिर ही वो इस वायरस से बच सकेगा, ठीक है ना। और अब आपके पास वैक्सीनेशन जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है, आपको जो अतिया मिल रहा था या जो आपने परचेज करनी थी मेडिसिन वो आप टाइमली करते, आपके पास स्टॉक मौजूद था, आपको पता होना चाहिए था कि ये कब खत्म हो रहा है, तो उससे पहले जो भी आपने काम करने थे वो कर लेते। वटेवर वो आपने चाइना से जो है वो इंपोर्ट करनी है, वो अतिया के तहत अतिया लेना है या आपने परचेज करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पहले कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब सूरत हाल जो है ये बड़ी अलार्मिंग है कि आपके पास वैक्सीनेशन जो है वो ख़त्म हो गया और वो स्टाफ तकरीबन 70% वो डॉक्टर्स और दीगर जो स्टाफ है जिसने फ्रंट लाइन स्टाफ, और मैं तो ये कहूंगी कि दूसरी खुराक से बहाल होना शुरू हुआ था और अब इस टाइम पे आके आपकी वैक्सीनेशन खत्म हो जाना एक बार फिर से लोगों का माइंडसेट तब्दील हो सकता है। खैर, यहाँ पे ये भी जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोरोना की तीसरी लहर को बारहा पहले वाली दोनों लहर से संगीन कहा जा रहा है और 14 अमवात एक ही रोज में हो जाना, 1080 नए मरीज रिपोर्ट होना, जिन्ना अस्पताल में 50 बेड्स मजीद लगा दिए गए हैं। अंदाजा इससे किया जा सकता है कि किस कदर ये सूरत हाल जो है अब बिगड़ती चली जा रही है। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए, हमारे माशरे में, हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में, मैं तो अब सॉरी थोड़े सख्त अल्फाज यूज़ करूँगा, अभी भी अकल के अंधे जो हैं वो मौजूद है, जो कि अभी भी यही कह रहे हैं कि जी कोरोना कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे ड्रामे कर रही है, ये कर रही है, वो भाई अमवात हो रही है। अमवात 14 अमवात जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद 1000 से ज़ायद नए पेशेंट जो हैं वो सामने आ गए हैं। फिर आप यही चाहेंगे कि हॉस्पिटल्स में जगह ख़त्म हो जाए और फिर लोग मारे फिरें, सड़कें सुनसान हो जाएं, कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद हो जाए। अब गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया ये मजबूरी के तहत लगाया ना, कोई शौकिया तो नहीं लगाया, सिर्फ इसीलिए कि लोग खुद महदूद रहें। आप अभी भी यकीन जाने मार्केटों में चले जाएं, कहीं आपको समाजी फासला नज़र नहीं आ रहा, कहीं आपको मास्क नज़र नहीं आ रहा, कहीं आपको सैनिटाइज़र नज़र नहीं आ रहा, और जो एहतियात
पहली लहर में थी या दूसरी लहर में थी, अब तीसरी लहर में वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। लोग बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रहे, और जब गवर्नमेंट कुछ सख्त एक्शन जो है वो इस पर लेती है, लाइक लॉकडाउन की तरफ आती है, तो फिर लोग सड़कों पर निकल आते हैं। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट अब एक्शन ले क्योंकि हमने रमज़ान से पहले हालात को बेहतर करना है। ये नहीं होना कि हम पिछले रमज़ान की तरह जो है वो इस कदर चीज़ें जो है महदूद हो जाए, में होकर रह जाए, आप बहुत ज़्यादा परेशानी की एक सिचुएशन हो जाती है। खैर, इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे और मैसेज इसके एंड पे यही होगा कि प्लीज़ 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 एहतियात कीजिए। जहाँ कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आप एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, और जो चीज़ें महदूद की गई हैं टाइमिंग्स के हिसाब से, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए किया गया है। इंशाल्लाह जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो दोबारा से ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, दोबारा से हम ये चीज़ें जो हैं बहाल देखेंगे। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, तभी ये तमाम रौनकें जो हैं वो अच्छी भी लगती हैं। जी तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि जी 16 लाख घरों में फाके होटल मालिकान और मुलाजिमीन सड़कों पर आ गए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों की परेशानी क्या है। तो लोगों की परेशानी क्या है, ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनका मौक़िफ़ क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और एक लंबी लिस्ट है शहर में होने वाले एहतजाज और धरनों की, तो वो हम इमरान भाई से ज़रूर जानेंगे। लेकिन इन एहतजाज और धरनों की वजह से आवाम का जीना मुहाल होकर रह गया है। वो किस तरह से कि शदीद किस्म की ट्रैफिक की वजह से आवाम का जीना जो है वो दोभर हो चुका है। शहर की अहम शाहराहों पर रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 8 दिन हो गए हैं धरने और एहतजाजों का सिलसिला जारी है, और इस पर कोई प्लान बी हमें सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से ऑल्टरनेट रास्ते जो हैं वो बनाए जाएं और ट्रैफिक को रवां दमा रखा जाए। यानी शहर में एक तो ऑलरेडी एहतजाज और धरने हो रहे हैं, ना तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उस पर नोटिस ले रही है, और ना ही इस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 8 रोज गुजर जाने के बावजूद कोई प्लान भी नजर आ रहा है। अब वो शहरी जो कि अपने जरूरी कामों को और अपने कामों से, अपने बिजनेस से, अपने दफातर से घरों को जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा ख्वारी का सामना है। मतलब रोड पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं और आप मिनटों का सफर घंटों में करने पे मजबूर हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी जो है वो इंतहाई मायूस कुन है। इस पर अब शहरी जहां पे परेशान हैं वहां पर कोस भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शाहराएं जहां पर वार्डन जो हैं वो ड्यूटी पर, जो आपको 1-2 तैनात नजर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो हैं। प्लान बी का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं कि जब शहर में हम देखते हैं बेहंगम ट्रैफिक है और एहतजाज और धरनों की वजह से जब आपको नजर आ रहा है कि सड़कें बंद करके जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं वो बैठे हैं, तो यहाँ पर ज़रूर एक आपकी हंगामी हिकमत अमली ज़रूर होनी चाहिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की, जिसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों को बताया जाए कि वो ट्रैफिक के अजाब से बचने के लिए ये वाले मुतबादिल रूट्स हैं जो कि इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई रद्द-ए-अमल हमें सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नजर नहीं आ रहा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, जिनमें मैं जिक्र करती चलूँ शहर की जो मेन शाहराएं हैं, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड और केनाल रोड। अब यहाँ पे किसी एक रोड पे भी ट्रैफिक का जैम हो जाना मुल्का सड़कों के लिए मुकम्मल तौर पर वबाले जान बन जाता है। तो शहर में जो धरने हुए हैं, जो एहतजाज चल रही हैं, उसकी कुछ डिटेल्स मैं इमरान भाई से जानती हूँ। इमरान भाई, पहले तो बताइएगा शहर में कौन कौन सी जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं? देखें, मुख्तलिफ रोड्स तो आपने बता दी और कुछ एहतजाज जो है वो हम कवर भी कल करते रहे हैं, और जो सूरत-ए-हाल शहर में रही, वट एवर ट्रैफिक की थी या एहतजाज की, वो लम्हा ब लम्हा हम अपने नाजरीन को जो है वो बताते रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि किसी भी हाकिम को या इदारे को जब अपनी कारकर्दगी जांचनी होती है तो बजाय किसी रिपोर्ट मौसूल होने वाली रिपोर्ट से, सर्वे से या अपने वज़ीरों मशीरों की वाह से बेहतर ये है कि वो इस चीज़ को देखें कि उनके फैसलों से अवाम पे क्या असर पड़ रहा है, अवाम कितनी खुश है, वो आपकी कारकर्दगी होती है। ठीक है, अब आप ये सूरत हाल देख लें कि कल की जो सूरत हाल रही, टीचर जो है वो कल एहतजाज करते रहे, इसके साथ सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी सिविल सेक्रेटरिएट के बाहर एहतजाज करते रहे, और उसके बाद जो है वो कारोबारी अफराद जो है, जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, स्पेशली रेस्टोरेंट एसोसिएशन की बात करें तो वो पूरे शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर वो लोग जो हैं वो एहतजाज करते रहे हैं। कम से कम तो ये अखबार में मुझे 5 पिक्चर्स ऐसी नजर आ रही हैं जो शहर में एहतजाज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लाहौर के हवाले से हम बात करें तो लाहौर में तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ एक रोड ब्लॉक हो और पूरा शहर जो है वो ट्रैफिक और ट्रैफिक जैम की जद में आ जाता है। सो ये तो एहतजाज हो रहे थे जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो बहुत अबतर रही रोड्स पे ट्रैफिक की, लेकिन जब एहतजाज नहीं हो रहे होते हैं ना तब भी सूरत हाल यही रहती है। आप जेल रोड देख लें, माल रोड देख लें, फिरोजपुर रोड देख लें, वहाँ पर ट्रैफिक का रश जो है वो बम्पर टू बम्पर
पर गाड़ियाँ रहती हैं। और जितने भी हमारे वो इदारे जो प्लानिंग करते हैं ट्रैफिक के हवाले से, वो इसमें नाकाम दिखाई देते हैं। हालांकि इन्होंने स्पेशली अगर हम बात करें गौसुल आजम रोड, जेल रोड के हवाले से, तो वहां पर इन्होंने उसको सिग्नल फ्री कर दिया। लेकिन आप यकीन माने जब भी आप चले जाएं, आपको वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें, जीरो की स्पीड आपको अनटिल अनलेस रात का वक्त ना हो, सुबह के 3-4 ना बजे हो, आप तब वहां से इजीली गुजर सकते हैं। अदरवाइज वहां पर ट्रैफिक का इतना ज्यादा रश है और उसकी कई वजूहात है। एक तो ये है कि आपने पूरे शहर में जो सर्विस लेन्स थी वो खत्म कर दी, सर्विस लाइनें खत्म कर दी। आपने सर्विस लाइनों पे जो पार्किंग होती थी प्लाजों की, दुकानों की, मार्केटों की, हॉस्पिटल्स की, तालीमी इदारों की, वो खत्म हो गई ना। दूसरी बात यह है कि आपने पार्किंग प्लाजे बनाए ही नहीं। प्लानिंग तो बहुत की गई कि शहर में बड़े बड़े पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे, तो का मसला आप कभी भी हल नहीं कर सके, तो कभी भी नहीं हल कर सके। ये सारे वो अवामिल है जो मिलके ट्रैफिक रश का बायस बनते हैं और अभी तक इसकी कोई प्लानिंग जो है वो बेहतर प्लानिंग हमें नजर नहीं आ रही। लिंक रोड की तरफ अगर आप चले जाएं, वहां पर आपको बेहंगम तजावुजात भी नजर आएंगी, बेहंगम पार्किंग भी नजर आएगी, जो कि सबसे बड़ी वजह वहां पर रहती है ट्रैफिक जैम होने की। मैं तो जब कभी वहां गई हूँ, मुझे ना तो पार्किंग की जगह मिलती है और ट्रैफिक की वजह से वैसे ही आप परेशान होकर रह जाते हैं। ये मिसमैनेजमेंट है, कोई इस पे प्लान करना ही नहीं चाह रहा। अगर कभी हमने बातचीत सुनी भी है तो थोड़ी देर के लिए आप वक्ती ऑपरेशन देखते हैं, उसके बाद हालात वैसे के वैसे आपको नजर आते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमने मौक़िफ़ भी जाने की कोशिश की सीटीओ साहब की, क्योंकि धरने हो रहे हैं। मुझे सिर्फ इमरान भाई ये बता दें, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन 5 जगहों पर धरने कल हुए, तो आपका कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए, फौरी हिकमत अमली नहीं होनी चाहिए कि कम से कम शहरियों को ट्रैफिक के अजाब से बचाया जाए, कोई अल्टरनेट रूट्स बताना शुरू किए जाएं, आप अपने कम से कम वार्डन्स इजाफी तैनात कर दें? कुछ नजर नहीं आया ऐसा। देखिए, आप ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं तो वो उनका मौक़िफ़ जो है वो हमेशा यही होता है कि जी मुजाहिरीन जो है वो एकदम से आ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि ट्रैफिक को मुतबादिल रूट पे कन्वर्ट करते हैं और वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाती है। चूँकि उस रोड पे पहले जो है वो ट्रैफिक का रश जो है वो ज़्यादा होता है, बर्डन ज़्यादा होता है, तो फिर ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है। सो आप तो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर बात कर रही हैं तो ये तो एहतजाज है जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो शदीद मुतासिर रही है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल डेज़ में भी ये सूरत हाल जो है रहती है। स्पेशली सिविल सेक्रेटेरिएट के हवाले से अगर बात करें, जो कल वहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो एहतजाज कर रही थी, सिविल सेक्रेटेरिएट में तो पूरा साल ट्रैफिक ऐसे ही रहती है, वहाँ गाड़ियों का रश ऐसे ही रहता है और जो शहरी हैं वो बेचारे डरते हैं उस रोड को गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हुए। और उसकी बेसिक कई वजूहात जो है वो हो सकती हैं कि वहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जो हैं वो बने हुए हैं और इसके साथ साथ तजावुज़ात जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पार्किंग प्लाजे वहाँ पर है नहीं हैं। तो ये तमाम प्लानिंग जो है ये ट्रैफिक पुलिस, टीपा और इसके साथ एलडी की और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बनती है, लेकिन कोई प्लानिंग जो है और कोई प्लानिंग नहीं, ये सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। खैर, ये था शहर का बहुत बड़ा मसला जिसको हमने डिस्कस किया। अब अगली खबर की तरफ मैं आती हूँ जी। 16 लाख घरों में फाके हैं, होटल मालिकान और मुलाजिमीन सड़कों पर आ गए हैं। ताजिरों का कारोबारी औकात कार बढ़ाने और हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का मुतालिबा ताजिरों की जानिब से मुतालिबा आ रहा है। कैसे देखते हैं इस मुतालिबे को इमरान भाई? देखें जी, पहली बात तो ये है कि कोरोना के हवाले से बात करें, कोरोना तो है, तो पेशेंट जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वाद जो है वो बढ़ रहे हैं। एक तरफ वैक्सीनेशन खत्म हो गई है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जगह खत्म हो गई है पेशेंट्स को रखने के हवाले से। कोरोना तो है, लोगों को ये इस चीज़ का इदराक करना होगा, सोचना होगा, मानना होगा और खुद इनिशिएटिव लेना होगा, आगे बढ़ना होगा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी को महफूज रखने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आगे बढ़ना होगा। चल, ये बात तो हमारे लिए नहीं है जी, बिल्कुल ये बात तो हो गई। अब दूसरी बात करें गवर्नमेंट की, तो किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए या रोकने के लिए या बिल्कुल मुखालिफ सिंध में ले जाने के लिए आपको कोई सख्त प्लानिंग नहीं करना पड़ती, ना करनी चाहिए। स्लोली चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। ये बड़े सख्त फैसले जो हैं वो किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने सैटरडे संडे को सारा कुछ बंद कर दिया और उसके बाद जो है आपने होटल इंडस्ट्री के बारे से बात करें कि मैं भी कवर करता रहा हूँ। कल पूरा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग का जो है वो बंद रहा है, लिबर्टी बन रहा है, हुसैन चौक बन रहा है, कलमा चौक बन रहा है और उसके बाद अल्लामा इकबाल टाउन आपका पूरा जो है वो जाम रहा है, दुबई चौक जो है वो बंद रहा है। ये तमाम कवरेजेस जो है सॉरी ये हम कल करते रहे हैं। होटल मालकान जो है वो यही कह रहे हैं कि ठीक है आपने इनडोर पाबंदी तो लगाई है, कम से कम आउटडोर को तो बंद ना करें, इनका कारोबार तो बंद ना करें। एक तरफ आपने कदम लगा दिया कि शाम 6 बजे तमाम मार्केट्स और दुकानें जो हैं वो बंद होनी चाहिए। उसके बाद वो मुलाजमीन जो बेचारे या वो लोग जो 5 दिन काम करते हैं, अगले 2 दिन होते हैं फैमिली के लिए, आपने सैटरडे संडे बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब आपने बिल्कुल लोगों को अब जो है वो इतने सख्त डिसीजन ले लिए हैं आपने। थोड़ा सा महदूद कर सकते हैं, लेकिन इमरान भाई यहाँ पे पहलू मैं जिक्र जरूर उसका करना चाहूंगी कि जब आप
कुछ रिलैक्स करते ना चीज़ों को, तो हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कि वो उस रिलैक्सेशन का जो है ना वो गैर ज़रूरी फ़ायदा उठा लेते हैं ना। देखिए नहीं, मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, कुछ ऐसे महकमे, कुछ ऐसे बिजनेस है जिनको आपने इजाज़त दी हुई है एसओपीज़ के तहत, ठीक है। आपके पास ये जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, आपने इसको कहा हुआ है कि आपने एसओपीज़ फॉलो करने हैं और बेशतर रेस्टोरेंट जो है वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं। मतलब वो समाजी फासले को भी बेहतर बना रहे हैं, मास्क की पाबंदी जो है वो भी करा रहे हैं, सैनिटाइज़र जो है वो भी उसका भी इस्तेमाल हो रहा है और ये चीज़ें हमने खुद देखी हैं। तो आप इस एसओपीज़ पे सख्ती जो है वो कर सकते हैं या आपने बिल्कुल ही बंद करने हैं, तो ग्रेजुअली इन चीज़ों को लेकर चलें। एकदम से आपने डिसीजन लिया और तमाम लोग जो हैं वो अब सड़कों पर आ गए। अब देखिए ये मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन और सड़कों पर आने से भी ये देखे ना, एहतजाज हर रोज अगर इस तरह से होते रहे तो फिर कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा। और आप देखें ना, 16 लाख घरों की बात हो रही है। ये वो फैमिलीज हैं जो होटल चला रहे हैं, होटल के मुलाजमीन हैं, वटेवर ये होटल्स को सब्जियां सप्लाई कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, चाहे मसाला जात जो फराम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। सो तमाम चीज़ें हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है कि 16 लाख घर जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो आपको कुछ प्लानिंग ऐसी करनी होगी। आप आउटडोर की इजाज़त जो है वो दे दें, मखसूस वक्त के लिए दे दें, एसओपीज़ के तहत, एसओपीज़ के तहत। बिल्कुल आउटडोर की इजाज़त देने के साथ आप ये भी कर सकते हैं, आप थोड़ी सी मॉनिटरिंग सख्त कर लें। जहाँ कहीं पर एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रहे वहाँ पर कार्रवाई आप पहले भी सीलिंग कर रहे हैं, आप पहले भी सीलिंग का अमल कर रहे हैं, जुर्मानों का सिलसिला जो है वो आपने जारी रखा हुआ है, तो अब भी आप ये चीजें जो है वो कर सकते हैं, आपको किसने रोका? ऐसे ही है। खैर अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो हमने बात करनी है कि पनाहगाहों को अब पनाह देने की जरूरत पड़ गई है। जी, पनाहगाहें बनाई गई उन लोगों के लिए कि जिनकी हेल्प की जा सके, लेकिन अब पनाहगाहों को कौन पनाह देगा, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। शहर में पनाहगाहें बनाई गई थी उन लोगों के लिए जो बेसहारा हैं, जो बेआसरा हैं, और फिर इसके साथ साथ जो लोग ट्रैवल करके बाहर दूर दराज से आते हैं, जिनको रहने के लिए कोई जगह मैसर नहीं होती, वहाँ पर उन लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाना था। लेकिन ये पनाहगाहें बने अभी कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। बड़ी शानदार बिल्डिंग्स भी लगती थी, बाहर से गुजरो तो हमने देखा भी, विजिट भी किया कि बहुत ज़बरदस्त इंतजामात भी किए गए। लेकिन ये क्या हुआ कि फौरी ही यहाँ पर छतें टपकना शुरू हो गई और साथ ही साथ दीवारों में दरारें भी पड़ना शुरू हो गई। यानी यहाँ पर क्या मटेरियल नाकिस इस्तेमाल किया गया, और ये चीज़ जिसको आपने बहुत फोकस रखा, जिसको आपने बहुत तरजीहात में रखा कि ये दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए है, वहाँ पर आपने इस तरह से सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया। इस पर अब कोई पूछने वाला है भी या नहीं है? इमरान भाई क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले बात करें कि बेसहारा लोगों के हवाले से तो यकीन जाने ये वाकई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था प्राइम मिनिस्टर का और वज़ीर आला पंजाब का कि उन्होंने पनाहगाहें जो हैं वो बनाने का डिसीजन जो है वो लिया ताकि बेसहारा लोग जो है या जो मुसाफिर है जो दीगर शहरों से आते हैं, इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें गोहर एजाज साहब का नाम काबिल ज़िक्र है। बिल्कुल ऐसे है। और सबसे पहले लाहौर में जो पनाहगाह बनाई गई वो हुकूमत के जो सीनियर वजीर थे अब्दुल अलीम खान, उनकी जानिब से उन्होंने अपनी ज़ाती फंडिंग से पहली पनाहगाह जो है वो बनाई और फिर वो एक मॉडल सेट हो गया। और उसके बाद गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसको लेकर आगे चली कि लोग जो हैं इनको फैसिलिटेट किया जाए, स्पेशली उन लोगों को जो बेसहारा है या मुसाफिर है। फिर हुआ क्या कि दरमियान में फिर एक माफिया जो है वो आ गया। कैसे आया कि उन्होंने फिर ये पनाहगाहें जब बनाना शुरू की तो उसके लिए जब ऐड वगैरह दिए तो आप यकीन जाने, मैंने हमारे यहाँ पर होता पता है क्या, सिर्फ पनाहगाहों के हवाले से नहीं, किसी भी सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए जो ऐड दिया जाता है ना, सबसे नीचे ये एक शराइत में लिखा होता है कि जो कंपनी सबसे कम बोली देगी उसको हम जो है ये अवार्ड देंगे, ये काम जो है वो देंगे, ये प्रोजेक्ट जो है वो उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। और फिर होता क्या है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है लेकिन पैसों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हालांकि इंटरनेशनली देखा जाए तो दीगर ममालिक में कभी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाता, पैसों पे वो कर लेते हैं। जब 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बनेगी तो यकीनन वो बेहतर होगी, लेकिन जब 100 रुपए की चीज 10 रुपए में बनेगी तो आपको पता है कि वो फिर अच्छा, दीवारों के जो हालात दिखा रहे हैं ना, ये साल हर साल बिल्डिंग्स जो बनी होती है ना, फिर जाके कहीं उनके ये हालात होते हैं। इमरान भाई जो अब आप देखें ना कि ठेकेदार का भी इसमें कोई कसूर नहीं है। ठेकेदार करेगा क्या, उसने सबसे कम बोली दी, फिर होगा क्या कि वो एक ग्रेड का मटेरियल जो है वो नहीं लगाएगा। फिर होता क्या है, ए ग्रेड के जो पैसे हैं वो ए ग्रेड के अफसर के पास चले जाते हैं, बी ग्रेड के पैसे जो हैं वो बी ग्रेड के अफसर के पास चले जाते हैं और सी ग्रेड फिर आता है ठेकेदार के पास। फिर वो करेगा क्या, सी ग्रेड की ईंट मटेरियल लगाएगा, ठीक है, सरिया भी वो लगाएगा जो स्क्रैप से बनता है, स्क्रैप का सरिया लगाएगा। फिर मैं एक और चीज का यहाँ पे इंकशाफ करता हूँ, वो करेंगे क्या,
जो एक्सपायर सीमेंट होता है ना, वो सीमेंट जो है वो फिर यहाँ पर लगा दिया जाता है कि भाई किसने करना है। और फिर होता क्या है, ये होशरुबा इंकशाफात है जो आप कर रहे हैं, इस पर कोई मटेरियल पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखता। नहीं, मैं बताता हूँ ना, फिर होता क्या है कि जो विजिट करता है फिर इस प्रोजेक्ट को कि काम कैसा हो रहा है, मटेरियल कैसा हो रहा है, फिर उस अफसर के पैसे जो है वो भी यहाँ पर खड़े जो है वो होते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये आपके सामने है, हम फुटेज दिखा रहे हैं कि ये कोई 14-15 साल या 20 साल नहीं हो गए इन पनाह गाहों को, मुश्किल से साल, 1.5 साल या 2 साल हुए होंगे इन पनाह गाहों को। इनकी सूरत-ए-हाल देखें, के दीवारों में दरारें पड़ी दिखाते हैं ना, पानी टपकना दिखाते हैं, समझ आता है कि भाई साल हर साल से ये बिल्डिंगें इस्तेमाल हो रही हैं और यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया। इसको तो अभी पूरा बने हुए कोई 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए हैं और हालात आपके सामने ये हैं। अवामी फलाह का मंसूबा था ना, अवामी फलाह का मंसूबा था, तो उसमें ये चीज़ें होती रहती हैं और ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये वतीरा है हमारे ब्यूरोक्रेसी का भी और हमारे ठेकेदारों का भी कि वो करते फिर क्या है। मैंने पहले कहा कि इसमें ठेकेदार का कसूर नहीं है। जब आप उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि भाई तुम्हें जो पैसे दिए गए हैं तुमने वो काम किया है या नहीं, जब उसने वो काम करना ही नहीं है, वो मटीरियल ही नहीं है जिसकी बात ऐड में की गई थी या उसको ये प्रोजेक्ट अवार्ड करते हुए जो है वो किया गया था, तो फिर होगा तो यही कि दीवारें जो है वो टूटेंगी, ईंटें जो हैं वो भुरेंगी, लेकिन इस पर छतें काम पर टपकेंगी। नोटिस लेना चाहिए क्योंकि ये अवामी फलाह और के लिए बनाया गया था। अल्लाह माफ़ करे मैं बात करने लगा हूँ, खुदा ऐसा ना हो कि खुदा न खासा मानसून की बारिशें होंगी, फिर खुदा न खासा ये छतें गिर गई तो फिर जानी नुकसान जो है वो हो सकता है। सही, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक से जब हमने वापस आना है तो हम कुछ बात कर लेंगे कि भारी रेवेन्यू कलेक्शन का ख्वाब किस तरह से अधूरा रह गया है। जी 26,70,000 ई चालान मालिकान तक नहीं पहुंच सके हैं। ब्रेक के बाद इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अभी हमारे पास जो खबर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है जी, भारी कलेक्शन का ख्वाब अधूरा रह गया। 26,70,000 ई चालान मालिकान तक नहीं पहुंच सके हैं। सबसे पहले ई चालान पर ही बहुत सारे सवालात हैं और फिर ई चालान क्यों किए जा रहे हैं जबकि इसकी कोई सच कानूनी हैसियत ही नहीं है। इस सवाल का जवाब सबसे पहले निकालना है, फिर हम चलते हैं कि भारी कलेक्शन का ये जो तरीक़ेकार बनाया गया था ये क्यों बना दिया गया जब इसके पीछे कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं थी। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने और आपकी बात को ही लेकर मैं आगे चलूँगा। बात ये है कि जब सेफ सिटी का इदारा बनाया गया था तो सोच ये थी कि ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, चोरी डकैती दहशतगर्दी को रोकेगा। इसने करना क्या शुरू कर दिया, इसने चालान करना शुरू कर दिए। ओ भाई, चालान तो आपके ट्रैफिक वार्डन्स भी कर रहे थे और बेहतर तरीके से कर रहे थे। और अब ये आप यकीन जाने, ये 26,70,000 जो चालान मालकान को भिजवाए हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोई 30-40% चालान जो है ना वो गलत होंगे। मैं यहाँ पर श्योरिटी से कहता हूँ कि ये चालान जो है वो गलत होंगे और पब्लिक जो है वो गलत चालान के पैसे क्यों भरे। अब अगर हम ये कहें कि इनका कानूनी हैसियत भी नहीं है या कानून के मुताबिक ये चालान कर ही नहीं सकते, जैसे ये कर रहे हैं, तो ये आगे से उधर पेश करेंगे जी बाकी मुमालिक में भी ई चलानिंग जो है वो हो रही है। ओ भाई, वहां पे कानून है, प्लानिंग है, कानून है, उसके तहत करते हैं। और फिर यहाँ पर तो इस ई चालान ने लोगों के घरों में लड़ाइयां डलवा दी। सबसे पहले कोई उसकी कानूनी हैसियत नहीं। लड़ाइयों वाली बात में बात करेंगे, पहले हम बात ये करते हैं कि ये चालान करते कैसे हैं। आप ये देखिए कि हमारी रोड जो है वो पहले ही कंजस्टेड है, ठीक है। सिग्नल्स पे इन्होंने जो कैमरेज लगाए हुए हैं, करते क्या हैं कि अभी सिग्नल बंद भी नहीं होता, कुछ गाड़ियां लाइन में लगी हुई हैं और सिग्नल रेड हो गया तो जो बेचारी गाड़ियां वेट कर रही हैं अपनी ग्रीन लाइट पे कि अगली गाड़ी आगे जाएगी तो हम गुजरेंगे, जब वो येलो पे या रेड पे भी उधर खड़ी होती है तो उस बेचारी को चालान चला जाता है। तो लोग जो है वो गलत चालान क्यों भरे। दूसरी बात ये रही जो आप कह रही हैं कि लोगों के घरों में लड़ाइयां जो है वो डाल दी गई। कल ही हमारे एक दोस्त, हमारे ऑफिस का कुलीग जो है वो ये बता रहा था, कहता भाई ये देखे मुझे बाइक का चालान आया। कहता आप यकीन जाने मैंने जिंदगी में ये बाइक रखी ही नहीं, बल्कि रिसेंटली मैंने एक नई बाइक ली है जिसका भी नंबर भी नहीं लगा। मेरे घर में ये चालान आ गया कि ये आपकी बाइक है और ये आप चालान है और पे करें। कहता कसम उठवा ले मेरे पास ये बाइक है ही नहीं और मेरे नाम पे चालान आ गया। मतलब ये तो आपकी कैपेसिटी है जो आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आपका जो असल काम है वो ये नहीं था और मेरे ख्याल से ये शायद किसी ने चैलेंज भी कर रखा है कि
कानून के मुताबिक ये चालान कर ही नहीं सकते। क्यों? इनके पास मैकेनिज्म नहीं है और बार बार ये जिक्र किया गया है प्रॉपर है। पंजाब असेंबली से इसको बिल को पास कराना है, फिर इसका इंप्लीमेंट होगा। लेकिन मेरे ख्याल से सेफ सिटी का इस वक्त सबसे बड़ा फोकस यही रह गया है कि धड़ाधड़ लोगों के घर चालान करें। और जी ट्रैफिक वार्डन बेचारों को वायरलेस कर दी कि भाई इस गाड़ी के 10-15 चालान है, इसको रोक लें, इसके इतने, इसको रोक लें। और भैया आपने दहशतगर्दी को रोकना, खुदा का खौफ खाएं। आप एक चीज का सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, वो किस चीज का ले रहे हैं? जो दादा दरबार का ब्लास्ट हुआ था उसमें जो आपने उस वक्त ये कहा था कि जी हमने फुटेज दे दी है, वो आपने मेरे ख्याल से अगले 100 साल आपने उसी को रगड़ना है और उसी का क्रेडिट जो आपने लेना है और उसी के बलबूते पे आपने खाना है। खाना क्या है? फंड्स आपने लेने हैं कि जी हमने वो बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। और भाई वो आपका काम था, इसी बुनियाद पर आपको बनाया गया था, वो आपका काम फाइनली आपने कुछ करके तो दिखा दिया। लेकिन इमरान भाई यहाँ पे ये चीज काबिल जिक्र है कि हम यहाँ पर बैठ के कभी भी ये नहीं कह रहे कि लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करें। बिलाशुबा आपको ट्रैफिक जितने भी कवानीन हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो आपको जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डाल देते हैं। ई चालान प्रॉपर एक तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। ये शहरियों को जो एक मुहज्जिब शहरी बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हमने स्टार्ट में जब ई चालान शुरू हुआ तो मैंने देखा, मैं खुद बहुत ज्यादा केयर करने लग गई थी। मैं ड्राइव करते हुए बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी कि कहीं मेरा चालान ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज बिल्कुल, लेकिन इसका हरगिज मकसद ये तो नहीं है ना कि आप गलत चालान जो है वो शुरू कर दें। और मेरे ख्याल से वो जो आपके ट्रैफिक वार्डन थे, जब उनके पास ये चालान का सिस्टम होता था, वो मेरे ख्याल से बेहतर चालान करते थे। आप यकीन जाने वो किसी को सिग्नल क्रॉस करने नहीं देते थे। अगर किसी ने सिग्नल ब्रेक भी कर दिया है, कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, तो अगले सिग्नल पे वायरलेस के जरिए वो पकड़ा जाता था। या जो मोटर बाइक पे ट्रैफिक वार्डन होते थे वो पीछे जाते थे तो पकड़ लेते थे। अब ये चीज नजर नहीं आती। अब ट्रैफिक वार्डन कहते हैं ठीक है जी ई चालान हो जाएगा, पहुंच जाएगा इसके घर। और फिर होता क्या है कि ई चालान लोगों के घरों में नहीं पहुंचता। 26,70,000 चालान है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि 26,70,000, इसमें से मतलब मैं ये नहीं कहता कि 26 लाख लोगों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की होगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कई बार की होगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से कि आप लोगों को रोक सकेंगे। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ लग रही कि इस मसले को हल किसने करना है? एक्साइज ने करना है, सेफ सिटी ने करना है? क्योंकि कल डायरेक्टर एक्साइज भी हमारे साथ थे, वो कहते हैं जी उनका मसला नहीं है, सेफ सिटी कहती है उनका मसला नहीं है। तो मसले का हल फिर कौन निकालेगा? देखें, ये तो जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने प्लानिंग करनी है ना, और प्लानिंग का फुकदान तो अल्लाह के हुक्म से जब से हम 1 घंटे से बैठे हैं यही बात कर रहे हैं कि कहीं हमें प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही। और जब प्लानिंग नहीं होगी तो फिर यही खाना खराब होगा, इदारों का बेड़ा गर्क होगा। पब्लिक जो है या वो लोग जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं वो भी इसका फायदा उठाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। इमरान भाई, मुझे इस टाइम क्लोजिंग की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिए, फिर शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली जो है वो किस सिमत में जा रही है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एहतजाज जो हैं वो इस वजह से भी हो रहे हैं कि टाइम लिमिटेशन की जा रही है। स्कूल मालिकान अपनी जगह जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं कि वो इतने लंबे अरसे के लिए स्कूल बंद नहीं कर सकते। तो ये हुकूमती हिकमत अमली जो है किस ट्रैक पर जा रही है, इससे किस हद तक लोग सेटिस्फाइड हैं, ऑपोजिशन इस पर क्या कहती है। सेकेंडली, पोलियो का खात्मा शहर लाहौर से क्यों जो है मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं बनाया जा सका, जबकि हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में पोलियो फ्री लाहौर हमने देखा है। अब ऐसे क्या नकाइस हैं जो बारहा पोलियो मुहिम शुरू करने के बावजूद भी आप नहीं कवर कर पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ बात होगी शहर में होने वाले एहतजाज और धरनों की सूरत हाल पर। MTI एक्ट को लेकर जो डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और अब हम देख रहे हैं नर्सेज भी अपने मुतालिबात लेकर सरापा एहतजाज हैं। इन तमाम मामलात पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगाज कर लेते हैं। कोरोना की सूरत हाल अच्छा खासा एक दफ़ा फिर से खौफ पैदा होना लोगों में शुरू हो गया, और वो जो पहली लहर थी, तीसरी लहर का अगर हम कंपैरिजन करें, खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी वायरस जो है वो मोटेट करता है और वक्त के साथ साथ वो ज़ाहिर है कि ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोरोना ने पूरी दुनिया को हिट किया है, पूरी दुनिया इसका शिकार है। और पाकिस्तान में ज़ाहिर लाहौर में दीगर शहरों में भी कोरोना के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और मोर्टेलिटी में भी इजाफा हुआ है। ज़ाहिर है जहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उसके साथ लोगों की भी ज़िम्मेदारी है। हम अकेली हुकूमत में सारी ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते। लोगों ने भी जो एहतियात की उनको ज़रूरत थी वो उन्होंने नहीं की। मैं खुद अपने हल्कों में आपको बताऊँ कि जब
चाहता हूँ तो मास्क का इस्तेमाल और जो प्रिकॉशंस हैं उसका बहुत कम उस पर अमल दरामद किया जाता है। लेकिन हुकूमत ने भी जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी थी वो पूरी नहीं की। ख़ासतौर पर वैक्सीनेशन के हवाले से अगर आप अपने रीजन को देखें तो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक में जो स्पीड है वैक्सीनेशन की वो बहुत फास्ट है। हम अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को पूरा नहीं कर सके। पहले किट पे इशू आया पिछले साल से, हम किट पूरी नहीं दे सके और बहुत से डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स ने शहादतें दी। ज़ाहिर है वो शहीद है, जिंदा जावेद है, उन्होंने हमारी कौम के लिए, हमारे लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। और आज भी अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हमें सिर्फ लाहौर में एक वैक्सीनेशन सेंटर मिलता है जो वहाँ पे एक्सपो सेंटर पे है। चाहिए ये था कि पूरे पंजाब के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आप जाते हो, कम से कम 36-40 आपके सेंटर्स होते और हम मिलियंस की तादाद में लोगों को अब तक वैक्सीनेट कर देते। अब लोग बहुत हमने देखा, लोग पहले वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं थे, अब लोग जो है उनका रुझान देखा जा रहा है, एतमाद पैदा हो रहा है। अच्छा, हमारे इधर सबसे बड़ा मसला है जो हमारी पॉपुलेशन है, एक तो उसकी ग्रोथ बहुत है, ग्रोथ के अंदर जो आपके अंदर डिजीज एलिमेंट्स की रेशियो है वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। तो सेंसिटिविटी पाकिस्तान की आबादी में थर्ड वर्ल्ड कंट्री की वजह से बहुत ज़्यादा है। आप अपना मुकाबला यूरोप, बरतानिया या अमेरिका से नहीं कर सकते। सो आपका जो 55, 60, 50 साल, 70 साल का जो भी कोई इंसान है, वो खातून है या मर्द है, उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है और उसके अंदर सेंसिटिविटी है। जब कोरोना खुदा न खास्ता उस पर अटैक करता है तो ज़ाहिर उसकी फिर मोर्टेलिटी का चांस, रिस्क फैक्टर जो है बढ़ जाता है। तो आपकी फिर एक डोज आपने लगाई, दूसरी डोज आपकी शॉर्टेज आनी शुरू हो गई है। वजह यह है कि देखिए ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब की थी और बुज़दार साहब की थी। मैं मिनिस्टर हेल्थ को तो कल खुद वैक्सीनेशन करा ली है और पता नहीं वो कराई है कि पहले ही करा ली थी, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल तो काफ़ी अरसे से नहीं कर रहे थे। लेकिन चले हम मान लेते हैं उन्होंने कल ही कराई है। लेकिन बात यह है कि मिनिस्टर की जिम्मेदारी मैं बाद में डालूंगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट करने थे आपको, अपनी एम्बेसीज को, अपने जो आपके सफ़ीर थे उन ममालिक में, चाहे वो रशिया में थे या ममालिक में थे जो आपके एटमॉस्फेयर के मुताबिक अपनी वैक्सीनेशन यहाँ मंगवानी थी, चाहे चाइना में थे, आप उनको एक्टिवेट करते और उन कंपनीज के साथ, उन वेंडर्स के साथ वायदे करते और एक भारी तादाद में वैक्सीनेशन यहाँ मंगवाते। कई माह गुजर चुके हैं, बाकी ममालिक अगर उसको हासिल कर सकते तो पाकिस्तान क्यों नहीं? तो फैसल सुल्तान साहब की भी जिम्मेदारी थी, जो लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और लोगों को अब चीज़ें फेस करनी पड़ी। अभी मैं बताऊँ, रात को जो एक्टेम्बरा इंजेक्शन है, एक रेमडेसिविर, 2 इंजेक्शन हैं, वो फिर शॉर्ट है, फिर नहीं मिल रहा लोगों को, लोग फिर सिफारिशें कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप प्राइवेट वेंडर से करें, ड्रैप को एक्टिवेट करें, आप लाइसेंस दें। अब सारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट से उनको लाइसेंस फराहम कर दें कि वो खुद इंपोर्ट कर लें। तो आप जितने ज़्यादा इंपोर्टर की तादाद को ज़्यादा करेंगे और उनका फराहमी का एक निज़ाम बनाएंगे तो ज़्यादा लोग वैक्सीनेट ज़्यादा होंगे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत इस मामले में बुरी तरह नाकाम होगी, बुरी तरह नाकाम है। दूसरा, ये जो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हुकूमती हिकमत अमली है, इसको कैसे देखते हैं? अब जो लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, बल्कि कुछ इलाकों में शहर के लॉकडाउन किया भी गया है, टाइमिंग्स महदूद की जा रही हैं, कैसे देखते हैं आप इस हिकमत अमली? देखिए, लॉकडाउन बात का आपको करना पड़ता है जब ज़ाहिर है कि लोग उस पर अमल दरामद नहीं करते और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, तो आपको लॉकडाउन तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले 3-4 माह पहले जब ये चीज़ें थोड़ी नीचे की तरफ आ रही थी, तो हम जनवरी में, दिसंबर में, फरवरी में, लोगों में ये तासुर आया था कि कोरोना खत्म हो गया है। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हुकूमत के साथ लोगों की भी जिम्मेदारी थी जो उन्हें अदा नहीं की। हमें हर चीज़ ज़ाहिर हुकूमत अकेली नहीं कर सकती। अच्छा, मीडिया का बड़ा भरपूर किरदार है। आप लोगों ने, तमाम चैनल्स ने जो उसमें अवेयरनेस दी, सिटी 42 ने लाहौर में बेशुमार लोगों को अवेयरनेस दी, उसके मेरा ख्याल है बाद लोगों को चाहिए था कि उस पर अमल दरामद करते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इसका जो टेस्ट है, अब उसकी कीमत आप क्यों कम नहीं की? हमने 12 पिछले साल शोर मचाया, मीडिया ने शोर मचाया, असेंबली के फोरम पे हमने बात की कि आप इसका टेस्ट की कीमत को कम करें। अगर सलमान रफीक साहब, मुझे ये कहिएगा, वाकई टेस्ट की कीमत को कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? लैब्स क्योंकि कुछ आपके दौर के भी इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए, एक किट का खर्चा और उसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स का जो उसका एक एनालिसिस करना है, उसका अखराजात है। अगर आप उसको एनालिसिस करें तो मैक्सिमम खर्चा 2.5-3 हज़ार है। अगर हम अच्छी किट इस्तेमाल करें, यूरोपियन स्टैंडर्ड की या ब्रिटिश स्टैंडर्ड की या FDA अप्रूव, अमेरिकन अप्रूव, तो आपका खर्चा 2.5-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो या आप प्राइवेट लैब्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते, उनको खुद फराहम कर देते किट्स हुकूमत की तरफ से, और लोगों को कहते हैं अपना अब 7-8 हज़ार का टेस्ट 5, 8 या 10 फैमिली मेंबर्स हैं, 1, 2 या 3 दफ़ा कराना पड़ेगा। तो मुतवस्सित तबके का बंदा तो नहीं करा सकता। तो टेस्ट जितना ज़्यादा होगा, डिजीज़ की जो एनालिसिस है वो करने में आपको आसानी मिलेगी। तो आप जब सारी डिजीज़ को और आउटब्रेक को स्टडी करते हैं, उसका डाटा को एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक ऑथेंटिक डाटा होना ज़रूरी है, जो हमारे पास बदकिस्मती से नहीं है। फिर लैब्स की जो तादाद ज़्यादा करनी थी, उसमें बहुत ज़्यादा सुस्ती का मुजाहरा किया गया। तो ओवरऑल हुकूमत ने कोशिश ज़रूर की, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल कोशिश की, लेकिन जिस अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में करनी चाहिए थी, उस अंदाज में प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं की गई। मुझे ये बताइएगा, आप सेहत के मामलात पर चूंकि गहरी नज़र रखते हैं, शहर के अस्पतालों के मामलात आपसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता,
ये जो MTI एक्ट को लेके प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले इसकी जद में आ रहा है जी शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल, जहां पर सस्ता इलाज लोगों को मैसर हो जाता था। लेकिन बार बार मैं ये चीज़ वाज़े भी कर रही हूँ, जाहिद चौधरी साहब ने भी खास कर डिटेल में ये चीज़ हमें बताई है कि अगर इस एक्ट का नफाज हो जाता है, जो कि होने जा ही रहा है, इलाज आपको सस्ता तो पहले नहीं मिल रहा, लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे इलाज पे। आपने सस्ती अद्वियात ख़त्म कर दी, महंगी अद्वियात अब लोग खरीदने पर मजबूर हैं। शहर के अस्पतालों में मशीनें ख़राब पड़ी हैं, जितनी भी मशीनें हैं लोग महंगे टेस्ट कराने पर मजबूर हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्यों ये सेहत के मामलात संभाले नहीं संभल रहे हैं? क्या ये सब कुछ बहुत मुश्किल है? मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये एक टीम वर्क है, वज़ीर आला इसको ज़्यादा लीड करता है। मैंने और ख्वाजा इमरान साहब ने अपने दौर में जब काम किया, सेक्रेटरीज हमारे बहुत ही काबिल थे, सेक्रेटरीज दोनों इनके पास बहुत काबिल हैं, उसके बावजूद इनके अंदर कामयाबी नहीं हो रही, इसके अंदर पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं है। तो मैं फिर कहूँगा कि जहाँ मिनिस्टर साहबा की जिम्मेदारी है, उसके साथ बुज़दार साहब की और फिर इमरान खान साहब, क्योंकि बुज़दार साहब इमरान खान साहब की चॉइस है और आप महीने में 2-3 दफ़ा आके तमाम सूरत का जायजा भी लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए कि इस वक्त सूबे की या शहर की सूरत क्या है। MTI एक्ट पे असेंबली में जब यह कानून पास हो रहा था तो अपोजिशन की तरफ से मैंने ही इस पर सारी तरामीम पे मैंने बहस की थी और मैंने उस पर वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये तजर्बा KPK में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अब आपकी बाज़ ऐसी उसमें चीज़ें हैं, मसलन ये है कि प्रॉपर्टी जो है मूवेबल जो है वो आप बेच सकते हैं, वे सरकार की प्रॉपर्टी आप कैसे बेच सकते हैं? गवर्नमेंट की इजाज़त से। उसमें एक और चीज़ है कि आप जो स्टैंडर्ड्स हैं आपने मेंटेन करने हैं, आपने हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक स्टैंडर्ड्स आने हैं, आपने रिसर्च करनी है, आपने एजुकेशन में काम करना है। तो KPK में जो आप कई साल से निज़ाम लेकर चल रहे हैं, आपने कितनी रिसर्च की, आपने मेडिकल एजुकेशन में कितनी तरक्की की, एक निज़ाम जो वहाँ फेल हो चुका है। प्रॉब्लम यह कि खान साहब के जो कज़न है शर्मा बरकी साहब, वो इस सारी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, वो एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और कोरोना में उनकी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन वो अमेरिका में बैठ के वीडियो लिंक कर रहे हैं, 1 साल से पाकिस्तान नहीं आए। अब जो मोहतरम शख्स पाकिस्तान में आके मरीज के साथ काम करने को तैयार नहीं, वो इसका सारा निज़ाम डिज़ाइन कर रहा है। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो तो मफलूज हैं, और ये मैंने उनके मुंह पे बात की असेंबली में कि आप बेहतर है कि पंजाब की, KPK की और फेडरल की तीनों वजारतें बरकी साहब के हवाले कर दें। अब जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, जो PMDC कई माह बंद रहा, उसकी सरबराही भी बरकी साहब को देते हैं। उस शख्स को जो वीडियो लिंक पे मीटिंग करते हैं, जिन्हें KPK में सत्यानाश कर दिया है सारे निज़ाम का। तो MTI एक्ट पे अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। कल मैं अस्पताल गया था, मैं उनके पास खड़ा हुआ। देखिए, सबसे अच्छी बात यह कि वो हड़ताल नहीं कर रहे। मैं हड़ताल के कभी हक में ना आप होंगे ना हम होंगे, लेकिन डॉक्टर्स की बात को सुना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपके दौर में जब भी यंग डॉक्टर्स ने हड़तालें की हैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उनका साथ देने के लिए भरपूर आती थी और उनके मुतालिबात को सुनती भी थी और कहती थी कि ये राइट पे हैं। आज डॉक्टर साहिबा कहीं नजर नहीं आती। असमें PTA की पॉलिसी तो थी कि हर धरने में पहुंच जाना, हम वो नहीं कर रहे। हम बहुत एहतियात से काम, हम हुकूमत को बहुत टाइम दिया कि हुकूमत बैठे, लेकिन हुकूमत खामोश है। MTI एक्ट का नफाज हुआ है, सबसे बड़ा जो उसमें इशू है। और ये सवालात मैंने असेंबली के फोरम में प्रोफेसर साहबा को, मिनिस्टर फाइनेंस को, बुज़दार साहब को, स्पीकर साहब को, राजा बशार साहब के सामने किए कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि अगर आप इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो एक गरीब आदमी आ रहा है, जिसको अच्छा या बुरा जो भी इलाज है उसको मिल रहा है, आप अपने सिस्टम को बेहतर करना, आप अखराजात लोगों पे तो नहीं डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप बजट दे रहे हैं ADP में, आपका एक अस्पताल का बजट 3 अरब रुपए का है, तो क्या उसका आप बजट 6 अरब कर रहे हैं? ये देखें ना, फिगर्स की बात है। अगर आप उसका बजट ही नहीं बढ़ा रहे तो इसका मतलब है उसका लोड बरह रास्त आवाम पे पड़ेगा। और प्लान भी यही किया जा रहा है कि आवाम से ज्यादा पैसे। मुझे बताएं, लोग पैसे कहां से देंगे? लोग तो टेस्टों के पैसे देने के काबिल नहीं है, तो लोग कहां से उस सारे निजाम को लेकर चलेंगे? और इतनी परेशान कुन हालात हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने खबर ये शेयर की कि कैंसर के मरीजों के लिए जो मुफ्त अद्वियात थी आपने वो बंद कर दी। वो भी ज्यादती की गई। वो 2014 में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और शहबाज साहब उसमें मौजूद थे। उस कंपनी के साथ, अल्लाह भला करे, उस कंपनी का 18-19 अरब की दवाई सालाना मिलती थी। उसके सेंटर्स हम बढ़ा रहे थे। लाहौर में उसका सेंटर था, पिंडी में सेंटर था, मुल्तान में था, फिर हम बहालपुर चले गए। हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जा रहे थे और उसमें सिर्फ 10% शेयर हुकूमत पंजाब का है, 90% वो जो कंपनियां देती है, 18 अरब रुपया तकरीबन सालाना है। 2-3 दफ़ा अद्वियात बंद हुई हैं, फिर मीडिया बोलता है, फिर बुज़दार साहब कहते हैं हाँ जी आप फिक्र ना करें। भाई आप प्रोफेशनली अगर चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको पता नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उसकी म्याद खत्म हो रही है, वो कंपनी इनके पास आई होगी बार बार, लेकिन इनकी सुस्ती और काहली की वजह से फिर सबसे बड़ा मसला है कि इनके पास पैसों का बहुत शॉर्टफॉल है। टैक्सेशन का निजाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। उसका जिम्मेदार फिर आपकी हुकूमत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ठहराया जाता है। सालाना कलेक्शन है, अगर डार साहब, हम डार साहब पे कितनी तनकीद ये लोग करते हैं। अभी डार साहब ने तो फिर 1200 अरब प्लस कर दिया था। पिछले साल क्यों पंजाब को 400 अरब का डेफिसिट था? 400 अरब क्यों कम मिला पंजाब को उसके हिस्से पे? तो वो जो वफाक की जितनी भी प्लानिंग है FBR की, टैक्सेस की,
चूंकि वो टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही तो पैसे मुंतकिल नहीं हो रहे सुबह को, उस सुबह मुंतकिल ना होने की वजह से फिर अदवायात की कमी है, अदवायात महंगी हो रही हैं, वैक्सीनेशन नहीं मिल रही, ज़ाहिर है बजट के साथ अब चलेंगे। तो ये एक निज़ाम आपस में इंटरलिंक है। चूंकि वफाक से निज़ाम नाकाम हो रहा है और पंजाब में भी एक ज़ाहिर वज़ीर आला है, उनकी शराफत अपनी जगह, लेकिन उनसे काम नहीं हो रहा। अब आप कहते हैं हमने बाजार सबको बिठा के रखना है, तो ये निज़ाम इम्पैक्ट कर रहा है तमाम महकमों पर, हेल्थ में भी कर रहा है, एजुकेशन में भी कर रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर रहा है, नया अस्पताल कोई नहीं बन रहा। बिल्कुल ऐसा ही है और हम देख रहे हैं कि हर तरफ से लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। खैर अभी जो मैं इंतहाई अहम मामला जिस पर मैं बात करने वाली हूँ वो है पोलियो। हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हमने पोलियो फ्री लाहौर को भी देखा, बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ जो है वो मुहिम चलाई जाती थी। लेकिन ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ये कहिएगा, मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग करके मुहिम बार बार चलाई जाती है, लेकिन बार बार वही पॉइंट जहाँ से अगर आप सीवरेज के नमूने लें तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं। कहाँ पर आप समझते हैं कोताही है? पॉलिटिकल ऑनरशिप। मैं आपको इसलिए बड़ी बात कह सकता हूँ, जब मैं बात करूँगा तो मैं इसलिए तजर्बे से करूँगा कि बहन हमने पंजाब को ज़ीरो किया 2012 में। ये टास्क शहबाज साहब ने मुझे दिया था, इमरान नज़ीर मेरे साथ थे, हमने मेहनत की 4 साल, और हम सिर्फ दोनों नहीं थे, हमारा पूरा डिपार्टमेंट, और उस टाइम सिर्फ पोलियो नहीं डेंगू का खतरा भी सर पे था, वो भी दोनों काम चल रहे थे। चीफ सेक्रेटरी का इसमें बड़ा क्रेडिट था, शहबाज साहब का क्रेडिट था। अच्छा, इसमें एक SOPs हैं जो इंटरनेशनल पार्टनर्स का हम सिग्नेटरी हैं, इसमें वज़ीर आज़म को हर 3 माह बाद मीटिंग करनी है। खान साहब कब मीटिंग करते हैं? हर साल। मुझे मीडिया पे कवरेज टाइम बुज़दार साहब के ज़िम्मे है कि हर महीने हर 2 माह बाद मीटिंग करनी। चीफ सेक्रेटरी ने हर महीने मीटिंग करनी है, मुझे उसका रिकॉर्ड बता दें। तो जब मीटिंग्स ही नहीं आप पोलियो पे करेंगे, क्योंकि उसमें माइक्रो डिटेल आपने करनी है, आपके इंटरनेशनल पार्टनर्स ने बैठना है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट आनी है, तमाम DCs ने सामने बैठना है, तमाम RQs ने सामने बैठना है। आपने वहाँ पे कहना है कि तुम्हारे जिले में फलां जगह सैंपल पॉजिटिव है, तुम्हारी कंपेन क्यों खराब है, ये तुम्हारे मिसिंग चिल्ड्रन है, एक एक चीज सामने लिखी होती है, और आपने DC को फायर करना है। 2-4 DCs को फायर करेंगे तो सारे DCs ठीक हो जाएंगे। जब आपकी अपनी तवज्जो नहीं है, आप नहीं कुछ करेंगे, तो फिर जो लाहौर की सूरत हाल है, फिर पंजाब की सूरत हाल है, वो तो क्योंकि सबसे बड़ा मसला है कि बाकी सूबों में कंपेन काफ़ी स्लो रही है। KPK की सूरत हाल 7-8 साल के बावजूद जो EPI थी, जो बच्चों को टीके लगते हैं, उसका इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। वो EPI कवरेज चूंकि बेहतर नहीं की गई, वहाँ पे इस वक्त फिर क्लस्टर जो है बन गए हैं और वहाँ पे रीमर्ज कर गया है बहुत ज़्यादा, तो उसका इम्पैक्ट पंजाब पे आ रहा है। फिर पंजाब की कंपेन इंतहाई स्लो है, तो पोलियो के शिकार बच्चे हो रहे हैं बदकिस्मती से। और मैं हैरान हूँ कि इस पे उसके बावजूद के इतने पेशेंट्स पॉजिटिव हुए हैं, लाहौर समेत पंजाब में कंपेन उस तरह नहीं की जा रही जैसा की जानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये सिर्फ बताइएगा, इस पे अगर आपको अपोजिशन की भी हेल्प लेनी पड़े, मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके मुल्की मुफाद में एक चीज़ जा रही है, तो आपने कभी पेशकश नहीं की है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं? मैं जेल में था तो उस वक्त डेंगू पे बात हुई थी, क्योंकि आउटब्रेक थी, मैं उस वक्त जेल में था। देखिए, हम हर वक्त हाजिर हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकली और मशरों से चीज़ें नहीं होती। आपको कमांड करना पड़ता है मैदान में जाके। अपोजिशन कमांड नहीं कर सकती, क्योंकि बस मैंडेट नहीं है, मैंडेट गवर्नमेंट के पास है। जब आप गवर्नमेंट में हैं तो आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को, अपने हेल्थ वर्कर्स को, अब जिस लेडी वर्कर ने आपकी कंपेन करनी थी, वो तो सेक्रेटरीट के बाद प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप 8 दिन से वो बीबियाँ बैठी हैं, आप उनसे निगोशिएट करें ना, कुछ उनकी माने कुछ अपनी मनाएं। हमारे दौर में खवातीन बाहर आती थी, लेकिन हम तो फिर पूरी रात अपनी उन बहनों के पास वहीं सड़क पे बैठ जाया करते थे ना। कम से कम उनको ये तशफ़ी तो होती थी कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी बात को सुन रही है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप बात करते हैं, अब ये कि बात ही नहीं करनी, कोई डेलीगेशन नहीं जाना, तो इस तरह तो फिर काम नहीं चल सकते। उधर सर्विसेज में डॉक्टर नर्सेज बैठी हैं, पैरामेडिक्स बैठे हैं, उधर सेक्रेटरी में लेडी वर्कर्स बैठी हैं, आप उनके साथ बैठे हैं, उनको समझाएं कि ये हमारा इशू है, चलिए हम जून से आपकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे, हम 25% नहीं, हम 10% बढ़ाएंगे। एक आप ग्राफ तो बनाएंगे अगले 3-4 सालों में, तो ये बातचीत उस तक आगे नहीं चल सकती। अब वो सड़क पर बैठे रहेंगे, कंपेन आपकी मुतासर होती रहेगी, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, इस तरह काम चल नहीं सकता। सही, इस तरह काम नहीं चल सकता। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक पे जाना है, के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। सेहत मामलात पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनका इस वक्त इंतहाई बुरा हाल हुआ है। हेल्थ कार्ड की सूरत में एक उम्मीद नज़र आई थी और लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश भी होना शुरू हुए। हमारे अपने ही कुछ जानने वालों ने कहा कि जी उन्हें हेल्थ कार्ड भी मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं उसका हुआ। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, क्या वजह है इसकी? देखिए, हेल्थ कार्ड जो था वो हमारे दौर में शुरू किया गया था और एक मुतबादल निज़ाम के दौर में उसको आगे लेके आ रहे थे, और हमेशा हेल्थ कार्ड पूरी दुनिया में इंश्योरेंस के तहत ही इलाज मुआवजा किया जाता है, और उसकी लेकिन एक वक्त होता है और उसमें सालों लगते हैं। नई नई कंपनीज आती हैं, अस्पताल रजिस्टर होते हैं, फिर लोगों की आदत बनती हैं, फिर ऐसा ऐसा चीज़ें। और ख़ास तौर पे जो वो एरिया जो नवाही इलाके हैं साउथ के, अपर पंजाब के, कोई लाहौर पे जो लोड है,
लाहौर का इशू क्या है, लाहौर पे लोड आधा लोकल आबादी का है, आधा लोड लाहौर से बाहर का है। अगर आप बाहर का लोड डाइवर्ट कर दें तो आपके लाहौर के अस्पताल जो है ना आपको कैटर भी करेंगे और एक आसान सूरत हाल भी बन जाएगी। तो हेल्थ कार्ड का इशू जो ये आप 7-8 लाख की जो लिमिट कह रही हैं ये तहरीक इंसाफ के लोग, मैं तो उस लिमिट को चैलेंज कर रहा हूँ। आप 2800 के प्रीमियम पे कैसे 7 लाख दे रहे हैं? 1300 हमारा प्रीमियम था तो हम 50,000 की लिमिट पे काम करते थे। आज महंगाई का आप सूरत देख लें तो ये तो फिगर्स को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है। तो स्टेट लाइफ तो दिवालिया हो जाएगी। अच्छा बात है, स्टेट लाइफ के साथ आपने और कौन से इंश्योरेंस कंपनीज को हायर किया है? एक स्टेट लाइफ की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैंने बहन फील्ड में काम किया है, मैंने रातों को अस्पतालों में जाके प्राइवेट मरीजों को पूरे पंजाब के चेक किया जाके कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक आपको इलाज मुआवजा मिल रहा है। अच्छा फिर आपने पाकिस्तान का जो इंसाफ कार्ड था उस पर तहरीक इंसाफ का फ्लैग छाप दिया, आप पाकिस्तान का फ्लैग छापते। ये बातें मैं असेंबली के फोरम पे की है कि पैसा सरकार का है, मशहूरी तहरीक इंसाफ क्या करे, लेकिन उसका आम आदमी को फायदा होना चाहिए। अब उसमें देखो उसमें इश्यूज ये आ रहे हैं कि आप उसको आहिस्ते से लेके जाएं, लेकिन अपने बाकी निज़ाम को ख़राब ना करें ना। आप हेल्थ कार्ड कह दें कि हम सब लोगों को दे दिया है, तो कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं? 5 या 7% या 9%, 100% तो वो कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसमें जो लोग बीमार होता है या जिनको अवेयरनेस है वो उसमें जाते हैं। तो लाहौर के बाहर आप जो गाँवों के इलाके हैं, साउथ है, अपर पंजाब है, आप कस्बों तहसील और गाँवों में उसको पब्लिसाइज करें, लोगों को ट्रेंड करें, लोगों को सोशल मोबिलाइज करें, तो उसका लाहौर पे लोड काम आएगा ना। अगर आप उस पर काम ही नहीं करेंगे और सब कहें हमने कार्ड दे दिया, तो कार्ड सिर्फ देना तो काफ़ी नहीं है, फिर उसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, उनकी कॉस्ट है, उसको उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। नए अस्पतालों को रजिस्टर, ये वही अस्पताल हैं जो हमने अपने दौर पर रजिस्टर किए थे और ये वही कंपनी है जिस पे मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस साहब बहुत बरहमी का आज़ाद करते थे। इमरान खान साहब कहते थे 55 कंपनियां, भाई वो कंपनियां वही तो आप चला रहे, बंद कर दो उन कंपनी को। उसी कंपनी के थ्रू काम हो रहा था जिन कंपनियों का इल्जाम हम पे लगता था। तो ये सूरत लोगों के सामने है। तो हेल्थ कार्ड को मुस्तर किया जा सकता है, लेकिन वो एक फिनोमिना है, एक चैप्टर है। बाकी चैप्टर जो है अस्पतालों को बनाना, अब लाहौर में आपने अनाउंस किया तो बनाए ना नए अस्पताल, आप क्यों नहीं बना रहे? हमने तो यहाँ पे शहर के हर हिस्से में नए अस्पताल बनाए हैं, 3,500 बेड का इजाफा हमने किया है। आपने ये माल्टाउन में बनाना था अस्पताल, वो हो गया शुरू। जो गंगाराम का गायनेकोलॉजिकल आपने अस्पताल शुरू किया था, उसकी स्पीड क्या है? आप जो उसको फंड दे रहे हैं, जो अनाउंस करते हैं वो और है, जो रिलीज करते हैं वो और है, तो वो तो 20 साल अस्पताल नहीं बन सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। खालिद साहब मेरे पास वक्त कम है, मुझे महंगाई पर आपका एक कमेंट चाहिए। कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? आगे माह मुबारक आ रहा है, महंगाई कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है, आवाम किस तरह से गुजारा करें? देखिए कंट्रोल हो जाएगी? सूबे मेरी बहन दोनों की जिम्मेदारी है कि महंगाई को कंट्रोल करें। हमारे दौर में निज़ाम अगर आइडियल नहीं था तो कम से कम महंगाई का ये आलम नहीं था, और ग्रोथ जो थी माइनस में ग्रोथ गई है। हमारे दौर में ग्रोथ हुई थी वो 6% के करीब थी। तो ज़ाहिर है लोग कमा रहे हैं, लोग अर्न करते हैं तो वो खर्च भी कर सकते हैं। जब कमाई नहीं होगी, आप अखराजात आपके बढ़ जाएंगे, इनकम कम होगी, चीनी का हाल, आटे का हाल, इशाया खुर्द नोश का हाल, आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ मुवस्सर नहीं है, आपके प्राइस मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? आपके लोग निकलें, मार्केट कमेटीज़ को आप एक्टिवेट करें, तो फिर ही आप प्राइस को करेंगे ना। आप जब मिडल मैन को कम करेंगे, मार्केट कमेटीज़ को एक्टिवेट करेंगे, जो सस्ते बाजार थे उनको एक्टिवेट करेंगे, तो मार्केट को आप कंट्रोल करेंगे। ये वो तरीके हैं जो शहबाज साहब ने इस 10 साल में इसी सूबे में, इसी शहर में किए हैं, और महंगाई किसी ना किसी हद तक महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। तो आप तो कोशिश करते भी नजर नहीं आ रहे ना, तो आम आदमी जो है वो बहुत सफर। लेकिन मान ये रहे हैं कि महंगाई है, और ये भी तसल्लियां दिलवा रहे हैं कि हम कुछ वक्त में इस महंगाई को कंट्रोल भी कर लेंगे, लेकिन ये होती नजर नहीं आ रही। बातों से गुजारा नहीं होता जी, अमल करना पड़ता है। बातें का एक हद तक आपने 20 साल बातें की, आपने चले जो भी किया, आप आगे इक़्तिदार में, अब वो 2.5-3 में लोग कहते हैं जो आप बातें करते हैं वो बातें पूरी करें ना, वो बातें पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि थ्योरेटिकल में, प्रैक्टिकल में, गुफ्तगू में और अमल में बहुत फर्क है। चले जी, अवाम ने तो अब उम्मीदें अल्लाह ताला से लगा ली हैं, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ही रहम करे, कुछ हालात मुल्क के बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद सलमान रफीक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और इससे पहले कि हम आज के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़े, मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। यौम पाकिस्तान की आमद है, और सिटी 42 ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, सिटी 10 के प्लेटफॉर्म से हमने ये डिसाइड किया है कि आप नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं आपके, वो हमें एक ज़बरदस्ती वीडियो बना के भेज सकते हैं, और नंबर आपकी स्क्रीन पर है जिस पे आपने ये वीडियो व्हाट्सएप करनी है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से आपका कोई पैगाम भी हो सकता है, आप कोई नगमा भी गुनगुना के भेज सकते हैं,
जो कि हम स्पेशली अपने शो में ऑन एयर भी करेंगे। आपका मैसेज भी, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी अगर यौम पाकिस्तान के मुनासबत से कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर कोई नगमा गुनगुनाना चाह रहे हैं तो आप अपनी एक वीडियो बनाकर इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले प्रोग्राम में आपके साथ वो वीडियोस जो हैं वो शेयर भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। जी तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहा वो रहा कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती नज़र आ रही है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अब ये जो वायरस के साथ मुतासिरा लोग आ रहे हैं सीधा उनको ऑक्सीजन पे शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुतासिर वो लोग हो रहे हैं। अब हमने अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखना है, अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हम इस पे शोज़ भी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा ये चीज़ें रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको याद दिलाते रहें कि कोरोना से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। तो सेहत का ख्याल आप किस तरह से रख सकते हैं, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात सेहत चावला मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आप सेहत का ख्याल भी रखती हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी दिखती हैं, खाती भी आप कहती हैं बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज हो जाती हैं? अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ ओवरऑल भी और वैसे भी कि यू डोंट हैव टू वर्क फास्ट इन लाइफ, यू हैव टू वर्क स्मार्ट इन लाइफ। मतलब आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि काम को किस रविश में करना चाहिए। उसी तरह दुबले पतले रहने के लिए, स्मार्ट रहने के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा कम खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि खाने में खाना क्या है, यानी फूड शुड बी लो इन कैलोरीज एंड हाई इन न्यूट्रिशन। कैलोरीज कम, ग़िज़ाइयत ज़्यादा होनी चाहिए और ग़िज़ाइयत पे ही आज हमने बात करनी है। कोरोना की तीसरी लहर जिसमें हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत भी आ रही है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना पेशेंट्स को कौन सी ग़िज़ा अच्छी लेनी चाहिए और सबसे पहले आपने कोरोना से महफूज रहना है, आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, कैसे आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं? अब पहले भी हम वहीं पर आकर इस वक्त खड़े हैं जहाँ पर पिछले साल इस वक्त इन तारीखों में हम लोग खड़े हुए थे। पहले भी मैंने ये बात की थी, फिर भी मैं ये बात दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, लोगों को याद दहानी कराना चाहती हूँ इस बात की कि हमारे पास इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक ही हथियार है और वो है हमारी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी जो है अगर बाहर से हम किसी जरिए से तेज कर सकते हैं तो वो सिर्फ है हमारी ग़िज़ा। सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस लोगों को जो है वो देना चाहूँगी कि शुगर और जंक फूड का इस्तेमाल कम करें। जो जंक फूड है, जो शुगर है, इट फ्लशेस जिंक आउट ऑफ योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में जिंक नहीं है तो आपकी बॉडी जो है अपने इम्यून सेल्स बना ही नहीं सकती, आपकी बॉडी अपना इम्यून रिएक्शन किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट कंप्लीट कर ही नहीं सकती, कोई जख्म है तो उसको भर ही नहीं सकती। और ये जो हम जंक फूड लेते हैं, जो तले अशिया लेते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स लेते हैं, जो शुगर, जो चीनी भर भर के लेते हैं, ये आपके जिस्म से जिंक को फ्लश करता जाता है। ना सिर्फ जिंक को फ्लश करता जाता है बल्कि बॉडी में जो बी वाइटामिन हैं जिन्होंने खानों से ग़िज़ाइयत निकाल के देनी है, और कुछ ऐसे बी वाइटामिन होते हैं जो आपके पास ब्लड के सेल्स बनाते हैं, खून होगा तो कुव्वत मुदाफ़ियत होगी ना, उसकी भी तासीर कम कर देते हैं। तो क्या क्या खाना है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या क्या नहीं खाना है। जंक आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है क्योंकि ये दिन ब दिन एक्सपोनेंशियली स्पीड से आपकी इम्यूनिटी को नीचे लेके जाएगा। सही। अच्छा जी, ये तो आपने बता दिया कि जंक फूड नहीं खाना, अब क्या खाना है और कितनी मिकदार में खाना है, आप अपनी हेल्थ को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्योंकि आजकल बच्चे भी स्कूल बंद है, घर में हैं, तो किस तरह से अच्छी ग़िज़ा आप खा सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले ही ये बात बता दी कि भूख रख के खाओ। इसकी साइंटिफिक बेसिस भी मैं सबको बता देती हूँ, ओवरऑल भी इम्यूनिटी के लिए और वैसे भी, कि हमारा जो एपेटाइट सेंटर है वो हमारा दिमाग हमारे स्टमक को कब सिग्नल देता है कि मैं भर चुका हूँ, 20 मिनट बाद। यानी आपका एपेटाइट सेंटर जो आपकी सटाइटी, आपकी भूख है, वो खत्म हो चुकी होती है, लेकिन दिमाग जो है 20 मिनट बाद सिग्नल देता है। इससे इस्लाम में इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप भूख रख के खाएं। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप भूख रख के खाएं। बेशक आप दिन में 5 मील लें, आप दिन में 6 मील लें, बशर्ते के अगर आप अल्सर के पेशेंट हैं, आप इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज के पेशेंट हैं, तो आपने 5-5, 6-6 मील्स नहीं लेनी है। अदरवाइज आप बेशक दिन में 5 या 6 मील लें, लेकिन आप थोड़ी मील्स लें, भूख रख के खाएं। एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल रूल फॉर लाइफ कि ईट गॉड मेड फूड, अल्लाह ताला का बनाया हुआ आप खाना खाएं, आप सब्जियां खाएं। अब हम लोग अपने दिमाग और दिल को ना तसल्ली देते हैं कि हम सब्जियां खा के इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। सब्जियों में नाज़रीन हमारे पास होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी वो विटामिन जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। हम जितने पानी में 20-20, 25-25 मिनट, 1-1
घंटा कुकर में सब्जी पकाते हैं, आपको लगता है कि वो विटामिन उसमें बचते होंगे? नहीं बचते। आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, आप खोखी सब्जियां खा रहे हैं। सब्जियां खाएं लेकिन उनको स्टीम करके खाएं या उनको हल्का सा ऑलिव ऑयल में, देसी घी में, कोकोनट ऑयल में इनमें सौते करके खाएं ताकि आप उनसे फायदा ले सकें। फिर ये होता है कि लोगों का ना अब यहाँ पर ये भी थोड़े से ऑब्सेसिव हो गया, वो ब्लेम देम, क्योंकि इतना ज्यादा वो एक पैनिक का एनवायरनमेंट है। लोग नाश्ते में भर भर के वेजिटेबल्स खाने शुरू, डू नॉट डू दैट। कभी भी सुबह खाली पेट सब्जी नहीं खाते हैं, क्योंकि उसका फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो पूरे दिन के लिए आपको ब्लोटिंग और फ्लैटुलेंस कर सकती है। जी हाँ, नाश्ते में आपको फाइबर रखना है, लेकिन नाश्ते में आपको फाइबर के साथ ये भी देखना है कि मुझे प्रोटीन भी रखना है। तो आप अंडे खाएं और खुदारा अंडे की जर्दियां फेंकना छोड़ दें। जितने भी इम्यूनिटी वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, मैंने इस पर पूरा ब्लॉग भी बनाया है रिसेंटली, जितने भी आपकी इम्यूनिटी वाले न्यूट्रिएंट्स हैं अंडे के, वो अंडे की जर्दी में मौजूद है। और अगर आप सुबह सुबह अंडे की जर्दी खाते हैं, पूरे दिन की शुगर क्रेविंग को आप कंट्रोल कर लेते हैं। लोग ऐसे ना जो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो अंडे की जर्दी नहीं खाते हैं, तो ये क्या? मैं ये ऑन रिकॉर्ड बैठ के बोल रही हूँ, मैं बहुत सारे चैनल्स पे बोल चुकी हूँ कि किसी ब्लड प्रेशर, किसी हार्ट पेशेंट वाले डिजीज, किसी कोलेस्ट्रॉल वाले डिजीज को अंडे की जर्दी से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, बशर्ते के वो उसके अलावा कोई और ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स नहीं खा रहा, तो आप अंडे की जर्दी खाएं। मैं डॉक्टर साहब चावला इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, जो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट है, इट इज हेल्थी, बट डोंट ईट ट्रांस फैट्स, डोंट ईट वेजिटेबल ऑयल्स, डोंट ईट अ लॉट ऑफ रेड मीट, डोंट ईट जंक फूड। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा नुकसानदेह यही चीजें होती हैं। अच्छा, मुझे अब खास तौर पे मैं जानना चाहूंगी वो लोगों के लिए जो कि इस वक्त कोरोना पेशेंट हैं, हजार पेशेंट आपके हर रोज नजर आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना पेशेंट जो हैं उनको कौन सी अच्छी खुराक आप रिकमेंड करना चाहेंगे? इट इज अगेन वेरी कस्टमाइज्ड। वो लोग जो हेल्दी हैं, जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अच्छा चल रहा है, ठीक है, वो आपके पास गोश्त भी खाएं, वो आपके पास मुर्गी भी खाएं, गंदम तो किसी ने भी नहीं लेनी है, ठीक है, बिकॉज वीट इट मेक्स यू फैट, इट मेक्स यू लेजी, इट मेक्स यू ब्लोटेड। अगर आपने अपने ग्रेन्स लेने, आप जवार से लें, आप जौ से लें, आप बाजरे से लें, ठीक है। राइस किसी ने नहीं लेने हैं, व्हाइट राइस, क्योंकि अगेन उसमें आपके पास शुगर है। आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, यखनियां लें, अभी शकरकंदी का मौसम जा रहा है, इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा अच्छी है, वो खाएं। तरबूज आपके पास बिल्कुल आने वाले हैं, आप बेशक रोज एक तरबूज खाएं, 2-2, 3-3 किलो का तरबूज खाएं, वो आपके लिए अच्छा है। अंडे खाएं आप बहुत ज्यादा, आप जो कि दलिए खाएं, आप ग्रीन स्मूदीज लेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा। जूसेस कहा जाता है बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, खास तौर पे कोरोना पेशेंट के लिए, वो क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक रूल फॉर लाइफ, डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज अ लॉट। मैं जिन जूसेस की बात कर रही हूँ ना, मैं ग्रीन जूसेस की बात कर रही हूँ, यानी मैंने पालक के पत्ते लिए, मैंने खीरा लिया या करेला लिया, ठीक है, मैंने एक हरा सेब लिया ताकि मेरी डाइजेशन भी अच्छी रहे, मैंने थोड़ी सी अदरक ली, मैंने लीमू का रस लिया। ये ग्रीन जूस है, डिटॉक्स जूस है, जो मेरे हाजमे को अच्छा करेगा, इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, लिवर को डिटॉक्स करेगा। लेकिन जब हम फ्रूट जूस निकालते हैं, ये बात हम डिस्कस भी कर चुके हैं, हम सिर्फ बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं उसका शुगर ले रहे हैं, हम उसके फाइबर नहीं ले रहे हैं, और सारे विटामिन्स और मिनरल्स फाइबर में ही हैं। तो फ्रूट्स को साबित खाना जो है वो प्रेफर करें, और जो ग्रीन जूसेस हैं वो आप सब्जियों के लें और मसाला जात और इन खास हर्ब्स के लें, अपने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के बाद, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, वो अदरक, वो दालचीनी उनको नहीं रिकमेंडेड, वो नहीं ले सकते हैं वो इस तरह, और जो नॉर्मल यानी जिनको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है वो ले सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही है। पानी की अहमियत में आपसे जानना चाहूंगी, मौसम अच्छा खासा चेंज हो रहा है, तो पानी की अहमियत पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। 2.5 से 3 लीटर आप पानी पिएं, लेकिन लोग हाइड्रेशन को सिर्फ पानी समझते हैं। हाइड्रेशन का मतलब है पानी प्लस नमकियात, वो वाले खाने जिनका पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी आपके पास खीरा हो गया, आपके पास टमाटर हो गया, आपके पास पालक का पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, आपके पास ग्रेप फ्रूट हो गया, आपके पास ये जो अभी हम बात कर रहे थे सारी सब्जियों की, इन सब का पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। वाटरमेलन आ रहा है तो इनको भी लें, क्योंकि इनमें सिर्फ पानी नहीं होता, इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम भी होता है, तो वो आपको सही हाइड्रेट करता है। सही, तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ना सिर्फ पानी बल्कि इन सब्जियों का इस्तेमाल करके भी आप अपनी बॉडी में पानी की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि खाने के साथ साथ अपनी स्लीप हाइजीन का भी ख्याल रखें। रात को जब आप देर से सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्पीड से नीचे आता है। और उसके अलावा दिन का आगाज जो है वो एरोबिक एक्टिविटी से करें। अर्न योर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले 1 घंटा दौड़ लगाएं, इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। आपने अपने फिट रहने का राज भी बता दिया, आपको पता चल गया। और वाकई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपकी लाइफ में एक्टिविटी होनी चाहिए, आप तभी जो है वो तंदुरुस्त भी नजर आते हैं, चुस्त भी नजर आते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जी डिफरेंट मोबाइल रेट। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो कौन सा मोबाइल आप किस कीमत पर खरीद सकते हैं। आपके सामने होंगे डिफरेंट मोबाइल और हम बताएंगे आपको उनके रेट्स भी। आप सबसे पहले देख सकते हैं ओप्पो A5 मोबाइल है और इसकी प्राइस है जी 29,999 रुपये में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। रैम है इसकी 4GB, मेमोरी है इसकी 64GB। नेक्स्ट मोबाइल देख लेते हैं जी कौन सा है, ओप्पो F3 मोबाइल और इसकी कीमत है 28,900 रुपये और रैम है 4GB, मेमोरी है इसकी 64GB। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आ जाते हैं जी। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है, ओप्पो A53 मोबाइल 27,999 रुपये में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। रैम 4GB, मेमोरी है जी इसकी 64GB। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट मोबाइल की तरफ, ओप्पो F1 मोबाइल 23,900 रुपये में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। रैम 3GB है, मेमोरी है इसकी 16GB। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ चलते हैं, ओप्पो न्यू मोबाइल है और इसकी कीमत है जी 19,000 रुपये। रैम है 2GB, मेमोरी है 16GB। जी तो ये थे आज के मोबाइल्स जिनके रेट्स क्या हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल रेट के बाद जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। इस टाइम बाहर मौजूद है फाहद भट्टी। फाहद बताइए सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, टाउनशिप मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूं और अगर बात की जाए सब्जियों के रेट की तो मौसमी सब्जियां जो हैं उनकी कीमतों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसे कचनार है जिसे मौसमी सब्जी भी कहा जा सकता है, उसकी कीमत जो है तकरीबन 180-190 रुपये किलो में कचनार यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है फ़ी किलो। और भिंडी जो है वो तकरीबन 120-130 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि इसी तरह जो दूसरी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में अच्छी खासी कमी देखने में मिल रही है। जैसे आलू जो है वो तकरीबन 35 से 40 रुपये किलो में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज जो है वो 20 से 25 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके अलावा टमाटर 40 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि लहसुन देसी जो है वो 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है और अदरक जो है वो 280 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो दूसरी सब्जियां हैं जिनमें शलजम और बैंगन जो हैं वो तकरीबन 25 से 30 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो गाजर है वो तकरीबन 30 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि कद्दू जो है वो 60 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो शहरियों का कहना है कि जहाँ पर दूसरी सब्जियों की कीमतों में कमी की गई है वहीं पर मौसमी सब्जियों की कीमतों में भी कमी की जाए ताकि उन लोगों को सब्जियाँ खरीदने में ठीक है जी, मौसमी सब्जियों की कीमतों में भी कमी की जाए, शहरियों का ये मुतालबा है। खैर कद्दू तो मुझे पसंद नहीं है लेकिन कद्दू की कीमत भी मैंने देखा है कि अच्छी खासी ज़्यादा बताई जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं आपको मीट रेट्स। अगर आप जैनत शॉप पे जा रहे हैं, बीफ पर केजी आप खरीद सकते हैं 450 रुपीज़ में बीफ मिन्स आपको मिलेगा 565 रुपीज़ पर केजी में, यानी 565 रुपये किलो में। मटन पर केजी आपको मिलेगा 1150 रुपये में, मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1390 रुपये किलो में। चिकन के रेट में एक बार फिर से इजाफा और जिंदा मुर्गी मार्केट रेट के मुताबिक, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक आपको मिलेगी मार्केट में 206 रुपये किलो में। बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 299 रुपीज़ 299 रुपये किलो में। और इसके बाद जी हमारे पास है एग रेट्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास होगी रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस के मुताबिक अंडों की खरीदारी आप कर सकते हैं 166 रुपीज़ में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं 2 रुपये आप बचा सकते हैं। 164 रुपये में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। 1 दर्जन अंडे आपको मिलेंगे 164 रुपीज़ में। इसके बाद गोरमेट अगर आप जाएंगे तो 165 रुपये में आप 1 दर्जन अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास सब्जियों के मीट रेट्स और एग रेट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को, लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर से आपको रिमाइंडर मैं देती चलूं कि आपने यौम पाकिस्तान के मुनासबत से बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो हमें बना के भेजनी है जो कि हम अपनी स्क्रीन पर आपके साथ शेयर भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।